लक्ष्य क्लासेज के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लक्ष्य क्लासेज के जो 12th के मैथमेटिक्स बायोलॉजी के जो विद्यार्थी है उनके लिए लक्ष्य क्लासेज ने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है और उसमें जो 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसके विलेन का आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ, अनुसंख्यिक गुणधर्म। और अनुसंख्यिक गुणधर्म को मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था कि अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या होते हैं, कौन कौन से अनुसंख्यिक गुणधर्म होते हैं और अनुसंख्यिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, यह आपने अच्छी तरह समझा था। एक बार मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या होते हैं। कि सर किसी भी विलेन के ये भौतिक गुणधर्म होते हैं। किसी भी विलेन के कौन से गुणधर्म होते हैं? किसी भी विलेन के भौतिक गुणधर्म होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऐसे भौतिक गुणधर्म होते हैं सर जो भैया विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। विलेय कणों की मात्रा पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। कुल मिला के जो अनुसंख्यिक गुणधर्म है उनमें जो परिवर्तन होता है वो विलेय कणों की मात्रा के ऊपर ही निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसको मैंने उस टाइम भी आपको कल भी समझाया था, एक बार और समझाऊंगा। जैसे जैसे आप आगे इस टॉपिक में बढ़ोगे आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो अनुसंख्यिक गुणधर्म होते हैं ये विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से अनुसंख्यिक गुणधर्म थे आपको बताया गया था कल? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो आपको कल लास्ट के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाए थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो पहला होता है वो होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो बता रहा हूं, डेल्टा P1 अपॉन P1 नोड इक्वल टू P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड इक्वल टू आपका क्या है था W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताए थे। दूसरा जो होता है वो होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन कि क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है भैया? वृद्धि होता है। जो तीसरा होता है वो प्रासरण दाब, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, प्रासरण दाब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट का होता है वो होता है आपका हिमांक अवनमन। और अवनमन का मतलब भैया क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है भैया जी कमी। तो अनुसंख्यिक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। जितनी ज्यादा विलेय की मात्रा होती है ये अनुसंख्यिक गुणधर्म कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। और इसमें मैंने आपको कल बता भी दिया था, वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है या वाष्प दाब में अवनमन होता है, ये फॉर्मूला आपको बताया था, डेल्टा P1 बराबर क्या बताया था? P1 नोड x2 बताया था, नहीं बताया था? कि बताया था सर आपने, डेल्टा P1 बराबर P1 नोड x2। ये डेल्टा P1 क्या है? वाष्प दाब में अवनमन, कि वाष्प दाब में जो कमी हो रही है, वाष्प दाब में अवनमन, जो वाष्प दाब में कमी हो रही है वो वाष्प दाब में कमी कहीं ना कहीं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? x2 के प्रोपोर्शनल है। और x2 आपके क्या है? विलेय के मोलंश है। और विलेय के मोलंश मतलब जितने ज्यादा विलेय के मोलंश होंगे वाष्प दाब में कमी उतनी ही ज्यादा होगी। आज का जो वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए वो लाया हूं क्वथनांक में उन्नयन, जो सेकंड पोर्शन है क्वथनांक में उन्नयन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा जो आपका अनुसंख्यिक गुणधर्म है वो अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या है आपका? क्वथनांक में उन्नयन। इस क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ाने से पहले मैं आपको क्वथनांक की जो डेफिनेशन है वो बताने वाला हूं कि क्वथनांक की डेफिनेशन क्या होती है। क्वथनांक समझ में आएगा तो आपको क्वथनांक उन्नयन समझ में आएगा। क्वथनांक उन्नयन को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। पहले इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से समझो, बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम बना के भी कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या होता है कि सर वह ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब
वाष्प दाब उसके उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर, उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं? वो ताप क्या कहलाता है? आपका क्वथनांक कहलाता है। वो ताप आपका क्या कहलाता है भैया? क्वथनांक कहलाता है। सर क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाता है। यहां समझाने के लिए जैसे एक बीकर ले लिया और इस बीकर में आपने भैया जी क्या भरा? जल भरा। ये जल भर दिया, द्रव पदार्थ होता है जल, तो इसमें जल भर दिया। अब इस जल को हीट करेंगे, इस जल को क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो सर द्रव से क्या बनेगी? उसकी कुछ वाष्प बनेगी। द्रव से क्या बनेगी बेटा? उसकी वाष्प बनेगी और वाष्प वापिस किस में भी बदल जाती है? द्रव में भी बदल जाती है। इसको तो बोलते हैं साम्यावस्था। लेकिन क्वथनांक की डेफिनेशन क्या कह रहा हूं कि द्रव से वाष्प में बदलने के लिए जो ताप चाहिए ना, उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। लेकिन भैया कब बनेगा कि सर यहां से वाष्प कब बनेगा? जब बेटा वायुमंडलीय दाब और इस वाष्प के द्वारा जो दाब रहेगा, वाष्प दाब, वो बराबर हो जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो जाएगा तो बेटा वो नीचे की तरफ ज्यादा दाब लगेगा, वायुमंडलीय दाब, मतलब उस द्रव का द्रव आसानी से नहीं उबलेगा, आसानी से नहीं उबलेगा। तो बेटा क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है जिस पर या तो द्रव का वाष्प दाब और या वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाए, या वाष्प दाब ज्यादा हो जाए किससे? वायुमंडलीय दाब से। तभी तो बेटा वह आसानी से वो द्रव पदार्थ उबलेगा और उस ताप को तो आप क्या बोलोगे? क्वथनांक बोलोगे। तो वह ताप जिस पर किसी पदार्थ द्रव पदार्थ का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस दाब को क्या कहा जाता है बेटा? उस ताप को क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 373.15 केल्विन। 373.15 केल्विन होता है। इसका मतलब क्या है कि शुद्ध जल कितने ताप पर उबलता है? शुद्ध जल 373.15 केल्विन ताप पर, 373.15 केल्विन ताप पर, 373.15 केल्विन ताप पर उबलता है। कितने ताप पर उबलता है? 373.15 केल्विन ताप पर उबलता है। तो ये तो किसकी डेफिनेशन हो गई? क्वथनांक की डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? इसको मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा, फिर इसकी डिटेल से बात करूंगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में क्या मिलाओगे आप? अवाष्पशील ठोस विलय को मिलाओगे। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील ठोस विलय को मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलय को मिलाया जाता है, तो क्या होता है? अवाष्पशील ठोस विलय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील ठोस विलय को मिलाया जाता है, तो क्या होता है भैया? अवाष्पशील ठोस विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है? विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है? शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। जिससे विलयन का क्या बढ़ जाएगा? विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन के क्वथनांक में
विलयन के क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्या कहा जाएगा? विलयन के क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। भैया इधर एक बात समझना, क्वथनांक उन्नयन कोई अलग चीज नहीं है। क्वथनांक उन्नयन केवल ये बात है कि जो शुद्ध जल था, जैसे यहां पर शुद्ध जल था, उस शुद्ध जल का क्वथनांक कितना था आपको भी बताया गया है। कितना था भैया? शुद्ध जल का क्वथनांक था सर जी 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन था। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें आप क्या मिला दो, कोई अवाष्पशील ठोस विलय मिला दो, अवाष्पशील ठोस विलय मिला दिया। अब अवाष्पशील ठोस विलय मिलाया तो क्या हो गया सर? अब इसके अंदर अवाष्पशील ठोस विलय मिलाया तो इसके अब विलयन बनाना, उस विलयन में भी भाई सब वाष्प दाब तो जल का ही है, लेकिन बेटा शुद्ध जल का वाष्प दाब ज्यादा होगा क्योंकि केवल वहां पर विलायक के अणु हैं, और विलयन में जो विलायक है उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा क्योंकि विलयन में बेटा एक तो विलय भी आ गया और एक विलायक आ गया। तो विलयन में जो विलायक होता है, शुद्ध अवस्था की तुलना में विलयन में जो विलायक होता है उसका वाष्प दाब घट जाएगा, और वाष्प दाब घट जाएगा तो मैंने बताया था कि क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है, मतलब कोई द्रव पदार्थ उस ताप पर उबलता है जब वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो सर यहाँ पर तो वाष्प दाब घट गया, और वाष्प दाब घट गया तो इसको उबलने के लिए अब ज्यादा ताप चाहिए नहीं चाहिए? मतलब जो आपका वाष्प दाब होता है वो रिलेशन होता है किसके बेटा? क्वथनांक के, व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन होता है क्वथनांक के। कैसे? कि अगर सर वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, और वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको यही समझाया कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक ज्यादा आएगा। विलयन का क्वथनांक इसलिए ज्यादा आएगा क्योंकि विलयन में जो विलायक है उसका वाष्प दाब घट जाएगा, और फिर उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर जाने के लिए तो ज्यादा ताप चाहिए ना भैया, तभी तो वो उबलना शुरू करेगा। क्योंकि जब तक वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होता है तब तक भैया जी आपका कोई द्रव पदार्थ उबलता नहीं है। द्रव पदार्थ को उबलने के लिए उस द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, जो कि सर विलयन में तो वाष्प दाब घट जाएगा, और विलयन का वाष्प दाब घटने के कारण क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक की तुलना में विलयन के क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, और इस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है? क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं भाई शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक, इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूं मैं आपको। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे 1 किलोग्राम जल में 1 किलोग्राम जल में 1 मोल सुक्रोज आपका अवाष्पशील ठोस विलय होता है। 1 किलोग्राम जल में 1 मोल सुक्रोज को मिलाया जाता है। तो यह विलयन 373.52 केल्विन ताप पर उबलता है। कितने ताप पर उबलता है? 373.52 केल्विन ताप पर उबलता है। अब आप एक बात बताओ भैया जी, जब शुद्ध जल था तो उसका क्वथनांक कितना था भैया? सर 373.15 केल्विन था, लेकिन सुक्रोज मिलाने पर कितना हो गया? 373.52 केल्विन। मतलब शुद्ध जल की तुलना में अब यहां पर भी उबलेगा तो जल ही विलयन के अंदर भी, क्योंकि सुक्रोज तो अवाष्पशील है, इसकी सो वाष्प नहीं बनेगी, लेकिन विलयन में जो आपका जल है उसका वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था की तुलना में कम हो गया, और जैसे ही वाष्प दाब कम हुआ उसको उबलने के लिए, या मतलब उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए ज्यादा ताप चाहिए। तो ताप कितना हो गया? 373.52 केल्विन। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं भाइयों, आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो तभी वो द्रव पदार्थ उबलता है, नहीं तो वो द्रव पदार्थ नहीं उबलता है। और शुद्ध जल का 373.15 होता है, परंतु उसमें अगर आप 1 किलोग्राम जल में 1 मोल सुक्रोज मिला दोगे तो क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाएगा? क्वथनांक बढ़कर आपका हो जाएगा कितना बेटा? क्वथनांक बढ़कर आपका 373.52 केल्विन हो जाएगा। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए कि जैसे शुद्ध जल का
शुद्ध विलायक का जो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है उसको टी नोट बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए। टी नोट बी, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। विलेन का जो क्वथनांक है, विलेन का जो क्वथनांक है, विलेन के क्वथनांक को टीबी के द्वारा प्रदर्शित किया जाए और क्वथनांक में उन्नयन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करूं मैं? क्वथनांक में उन्नयन को टी डेल्टा टीबी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहां से फॉर्मूला निकल ही सकता है कि सर वर्दी कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे? ज्यादा किसका होता है सर? ज्यादा होता है विलेन का, टीबी। कम किसका होता है सर? शुद्ध विलायक का। क्योंकि सर क्वथनांक बढ़ जाता है जब शुद्ध विलायक में क्या मिलाते हैं? अवाष्पशील ठोस मिले तो विलेन का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहां से आप डेल्टा टीबी निकाल सकते हो, क्वथनांक में उन्नयन निकाल सकते हो, टीबी माइनस टी नोट भी निकाल सकते हो। जो आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन भी क्या है बेटा? क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है? अणुसंख्यक गुणधर्म है, जो भी किसके ऊपर निर्भर करेगा? जो कि विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर नहीं। अभी इसको भी मैं आपको समझा दूंगा, पूरी तरह अच्छी तरह क्लियर करवा दूंगा। विलेय की प्रकृति पर नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बता दूं, क्वथनांक में जो उन्नयन है वो भी आपका एक अणुसंख्यक गुणधर्म है और ये भी विलेय की मात्रा पर ही निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वथनांक में अति तनु विलेनों के लिए या तनु विलेनों के लिए जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, और क्वथनांक में उन्नयन विलेय की, या ऐसे बोल सकते हो आप, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। मोलल सांद्रता, और मोलर सांद्रता आप जानते हो मोललता। मोलल सांद्रता का मतलब क्या होता है? मोललता। मोललता के क्या होता है? मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। यहां से ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोला क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती है? डेल्टा टीबी समानुपाती है किसके? मोललता के। और भैया यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, डेल्टा टीबी, वो कांस्टेंट आएगा आपका केबी, और केबी इंटू क्या हो जाएगी? मोललता। केबी इंटू क्या हो जाएगी? मोललता। यहां पर जो केबी है, केबी के बारे में बताता हूं मैं आपको फाइनली। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता, आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। केबी क्या है कि सर केबी का जो नाम है, एक स्थिरांक होने में तो, लेकिन इसके स्पेशल नाम है केबी, एक कांस्टेंट है जो कि आपके इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी इसके नाम बता रहा हूं आपको मैं। केबी क्या है? केबी को बेटा मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। एक तो क्या है इसका नाम? मोलल उन्नयन स्थिरांक, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। दूसरा नाम क्या है इसका? इसका नाम है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। दूसरा नाम क्या है इसका? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसका तीसरा नाम क्या है बेटा? इसका तीसरा नाम है जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। तो जो आपके पास में फॉर्मूला आया था डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता, हे भाई ध्यान से देख ले, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता, और केबी आपका क्या आया था? मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या आपका आया था क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। इस डेरिवेशन को मैं आपको पहले आगे कंप्लीट करवाता हूं, फिर केबी के बारे में बात करेंगे अलग से। तो डेल्टा टीबी बराबर इंटू के, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, सर मोललता क्या होती है? आपको अच्छे से पहले पढ़ा दिया गया, विलेय के मोल
विलय के मोल बटेवा विलायक का भार, और विलायक का भार किसमें, विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। तो सर इस डेल्टा टीबी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि केबी इंटू विलय के मोल को क्या बोलूंगा N2, और विलायक का भार क्या होगा W1, वो किसमें, केजी में। इस डेरिवेशन को आप आराम से आगे भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि मेरे को क्या करना है, जो अवाष्पशील ठोस विलय मिला रहा हूं मैं विलयन में, उसके मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। उसका मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, वो निकालना है। क्योंकि बेटा जो विलयन का क्वथनांक बढ़ा है, विलयन में किसका क्वथनांक बढ़ा है, तो विलायक का ही बढ़ा है क्वथनांक तो, लेकिन विलयन में जो विलायक है उसका क्वथनांक ज्यादा हो गया और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम हो गया। और कम होने का कारण क्या है, क्वथनांक में उन्नयन किसके कारण हुआ है बेटा, मैंने पहले बता दिया, अवाष्पशील विलय के कारण। जितना ज्यादा आप अवाष्पशील विलय मिलाओगे क्वथनांक उन्नयन उतना ही ज्यादा होगा। और मैंने ये लाइन आपको पढ़ाई नहीं पढ़ाई कि क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है जो विलय की मात्रा पर निर्भर करेगी। मतलब जितना ज्यादा आप शुद्ध जल में, शुद्ध जल का क्वथनांक 373.15 हो गया, जितनी ज्यादा मात्रा आप नमक की मिलाओगे, जितनी ज्यादा मात्रा आप सुक्रोज की मिलाओगे, उस जल का क्वथनांक अब विलयन के अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये जो क्वथनांक में वृद्धि आ रही है उसको ही तो क्वथनांक उन्नयन बोल रहे हैं। और वो क्वथनांक उन्नयन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वथनांक उन्नयन डिपेंड कर रहा है आपकी सुक्रोज की मात्रा पर, नमक की मात्रा पर, मतलब विलय की मात्रा पर। इस पर बेटा, विलय की मात्रा पर। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कैसे, यहां से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा फाइनली कैसे, कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू N2 को क्या लिख सकते हो सर आप, ग्राम में बार बटे अणुभार, मोल आ जाएंगे ना, तो W2 अपॉन M2 और मल्टीप्लाई W1 है, नीचे की तरफ W1 है। इस W1 को किलोग्राम में ग्राम में बदलूंगा, किलोग्राम से ग्राम में बदलूंगा, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक और नया फॉर्मूला आपके पास में आ गया, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। यहां से M2 भी आप निकाल सकते हो। M2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KB इंटू W2, बिल्कुल सर, इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू W1 ग्राम में रखना है भैया, इंटू डेल्टा टीबी। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इस सूत्र से आप क्या निकाल सकते हो, अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हो। M2 क्या है बेटा आपका, M2 यहां पर है जो अवाष्पशील ठोस विलय का मोलर द्रव्यमान। M2 क्या है यहां पर, अवाष्पशील ठोस विलय का मोलर द्रव्यमान, ठोस का मोलर द्रव्यमान। और W2 क्या है यहां पर, W2 है यहां पर विलय का ग्राम में भार, जो गिवन रहेगा आपको, विलय का ग्राम में भार। नेक्स्ट यहां पर आपका W1 क्या है, विलायक का भार, W1 है यहां पर विलायक का भार, W1 है यहां पर विलायक का भार। और डेल्टा टीबी आप सभी जानते हो कि जो डेल्टा टीबी है वो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि इस सूत्र से आप डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 बाई मल्टीप्लाई बाई 1000, इस सूत्र से आप M2 की गणना कर सकते हो। आपको मैं बताना चाहूंगा, लक्ष्य क्लासेज ने देवउली में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। देवउली का सिरमौर बन चुका है लक्ष्य क्लासेज। लक्ष्य क्लासेज में लखन मेरा 97% के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, लक्ष्य क्लासेज में जो लखन मेरा है, इसने जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, जो भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट है, मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूं, फिर भी मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि लक्ष्य क्लासेज में लखन मेरा ने जो भौतिक विज्ञान की जैसी सब्जेक्ट है, पूरी देवउली में एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जहां पर फिजिक्स में इतने विद्यार्थियों के 100 में से 100 मार्क्स आए। देवउली का लक्ष्य क्लासेज एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर सभी सब्जेक्टों में अच्छे मार्क्स आए हैं। और स्पेशल में बात करना चाहूंगा फिजिक्स में लक्ष्य क्लासेज में देवउली में कई बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं, एक के नहीं बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए। लखन मेरा के भी 100 में से 100 नंबर आए हैं। 97% के साथ इसने लक्ष्य क्लासेज का नाम जिले में परचम फहराया है, जिले में नाम किया है, फर्स्ट मेरिट स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा तानिया नागर
तानिया नागर एक ऐसी स्टूडेंट जिसने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया, क्यों किया कमाल, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। क्योंकि इसने जिले में सेकंड रैंक तो लाई है 96% के साथ, लेकिन बेटा फिजिक्स में भी इसके 100 में से 100 मार्क्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी इसके 100 में से 100 मार्क्स, और केमिस्ट्री में बेटा इसके 100 में से 99 मार्क्स आए हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूं मैं, देवली और देवली के आसपास जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी पेरेंट्स और उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, हमारी जो तानिया नागर है, इसने जिले में सेकंड रैंक स्थान प्राप्त किए, 12th विज्ञान वर्ग मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है। साथ में इसने जो IIT JEE का मेंस का जो एग्जाम होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है, और अभी ये है जो IIT का एग्जाम क्लियर कर चुकी है और आगे एडवांस लेवल की ये प्रिपरेशन कर रही है। तो इसने भी सेकंड रैंक स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता, लक्ष्य क्लासेस के टीचर्स और लक्ष्य क्लासेस देवली का जिले में परचम ले रहा है। अभी रिजल्ट खत्म नहीं हुआ। हमारा जो तीसरा होनहार बालक है हरिशंकर साहू, इसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है जिले में, इसकी भी थर्ड रैंक है 95% के साथ। और बेटा ये जो तीसरा लड़का आपको नजर आ रहा है, ये जो तीसरा चेहरा नजर आ रहा है, ये भी बेटा फिजिक्स में डिजिट देखो, इसके भी 100 में से 100 आया है। पूरी देवली में एक भी इंस्टीट्यूट में इतने बच्चों के फिजिक्स में से 100 में से 100 मार्क्स नहीं आए हैं। क्योंकि बेटा फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो इतनी आसान तो नहीं कि एक बच्चे के 100 नंबर आ जाए, एक के मानते कि 100 मार्क्स आ जाए। बेटा यहाँ पर 100 में से 100, एक के नहीं, दो के नहीं, तीन के नहीं, बहुत सारे विद्यार्थियों के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। और उनमें आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो हमारे फिजिक्स के अध्यापक है, उन्होंने भी, किशन जी सर है, उन्होंने भी 100% कंटेंट दिया है। 100% कंटेंट देके बच्चों के साथ मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट बनाया है। इसके बाद में हमारे जो विद्यार्थी है 93% के साथ, हेमंत मेहरा, इनका भी अच्छा रिजल्ट रहा है देवली में, इन्होंने भी अपना नाम बनाया है। इसके बाद में हमारा सुनील मेहरा 93% के साथ, इन्होंने भी 12th विज्ञान वर्ग में मैथमेटिक्स में पास आउट किया है। और हमारे जो बायोलॉजी की विद्यार्थी है 91% सिंटू दाकड़ ने बायोलॉजी जीव विज्ञान वर्ग में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान है, उन्होंने इन तीनों सब्जेक्टों में, जो ये 91% बता रहा हूं मैं आपको, ये केवल 3 सब्जेक्ट की नहीं बता रहा, ये 5 सब्जेक्ट की है। और इन्होंने भी बायोलॉजी वर्ग में देवली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बायोलॉजी वर्ग में देवली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो अपना टॉपिक है, और ये भी बताना चाहता हूं कि अभी लक्ष्य क्लासेज में बेटा डेमो क्लासेज चल रही है। जो बच्चे यहां पर डेमो क्लासेज लेना चाहते हैं वो आइए, हमसे जुड़िए। आपको विश्वास दिलाते कि हमारी जो मजबूत टीम है वो आपके सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए पूरी मेहनत करेगी। हमारी तरफ से पूरे प्रयास रहेंगे कि आपके बेहतरीन परिणाम के लिए जो हम कर सकते हैं, जो कंटेंट आपको दे सकते हैं, वो हम आपको देने वाले हैं। जो बच्चे दूर के हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ, लक्ष्य क्लासेज में हॉस्टल फैसिलिटी भी है। यहाँ पर एक अच्छा हॉस्टल है जिसमें घर जैसा माहौल है। यहाँ के जो हॉस्टल वार्डन है उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो बच्चों से अच्छी तरह कनेक्ट रहते हैं। और यहाँ पर जो खाना है वो भी एकदम घर जैसा मिलता है। हॉस्टल से यहाँ तक आने के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट आने के लिए बेटा वाहन सुविधा भी है। और आसपास के जो देवली के आसपास के विद्यार्थी है उनको भी बताना चाहूंगा, लक्ष्य क्लासेज में वाहन सुविधा भी है। आप डेमो क्लास के लिए आइए, हमारे डेमो क्लासेज रेगुलर चल रही है। और यहाँ पर जो अभी मैं वीडियो के माध्यम से ही बता रहा हूँ, तो मैं तो आपको सब्जेक्ट पढ़ाई रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो क्लासेज है वो अकेडमी के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव तैयारी के हिसाब से हम फाउंडेशन बेच चलाते हैं, तो हम उनको लाइव ऐप के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लासेज या लाइव क्लासेज लेते हैं। लक्ष्य क्लासेज का ऐप बना हुआ है, वहां पर हम एकेडमिक सेशन के बाद में, मतलब कोचिंग सेशन के बाद में, जब बच्चा उसको कुछ एक्स्ट्रा करना होता है तो हम वहां पर ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करके या लाइव क्लासेस ऐप के जरिए उनसे जुड़ के उनकी जो कंपटीशन की तैयारी है उसमें उनको फायदा मिले, वो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, जुड़िए लक्ष्य क्लासेस से, आइए एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ के टीचर से मिलिए, यहाँ के डायरेक्टर सर से मिलिए और उनसे पूरी जानकारी लीजिए कि आपने ये रिजल्ट कैसे बनाया है। और बेटा मैं बताना चाहता हूँ ये जो रिजल्ट बना है 97, 95, 96, ये रिजल्ट इतनी आसानी से नहीं बना है बेटा। ये हमारी मजबूत टीम और जो हमारा मैनेजमेंट है,
उसके हिसाब से बनाए, क्योंकि बेटा रिजल्ट बनाने के लिए पूरे साल प्रॉपर टाइम टू टाइम सिलेबस होना चाहिए टाइम पर। हमारे यहाँ पर सिलेबस भी बिल्कुल टाइम पर किया गया। इसके अलावा हमने पूरे साल की प्लानिंग की और पूरे साल की प्लानिंग में जो टेस्ट शेड्यूल है वो बच्चों को बताया, टाइम टू टाइम टेस्ट हुए, टाइम टू टाइम उनकी कॉपी चेक हुई, टाइम टू टाइम उनको रिजल्ट बताया गया, तब जाके ये रिजल्ट बना है। केवल बातों से रिजल्ट नहीं बना है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं बेटा कि ये रिजल्ट इतनी आसानी से नहीं बना है। रिजल्ट बनाने में मेहनत लगती है, बातों से रिजल्ट नहीं बनता है। बच्चों की भी मेहनत मिली है और यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टाफ की भी मेहनत लगी है। तो किसी की बातों में और किसी की अफवाहों में ना आकर आप वास्तविकता का मूल्यांकन करें। लक्ष्य क्लासेस ने इस बार ही नहीं, लगातार 7 साल से देवोली में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे रही है। विज्ञान वर्ग का अगर सर्वश्रेष्ठ परिणाम लगातार 7 साल से रहा है तो लक्ष्य क्लासेस देवोली का रहा है। हर साल लक्ष्य क्लासेस जिले में नाम रोशन करती है। हर साल जेट में कई सिलेक्शन दे चुकी है। जेट में राजस्थान में 38वीं रैंक भी आई है हमारी दर्शिका शर्मा की, जो वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययनरत है। उनका पूरे राजस्थान में जो एग्रीकल्चर संकाय होता है उसमें 38वां स्थान रहा है। तो ये कम उपलब्धि नहीं है। ये जो सभी उपलब्धि आ रही है लक्ष्य क्लासेज की बेस्ट फैकल्टी, लक्ष्य क्लासेज का बेस्ट मैनेजमेंट और लक्ष्य क्लासेज के जो डायरेक्टर सर है उनका जो मॉनिटरिंग करने का तरीका है यहाँ का, उस मॉनिटरिंग करने के तरीके से ये परिणाम निकल कर आ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बातें करने से रिजल्ट नहीं आता है, बातों से रिजल्ट नहीं आता है। हमने ये रिजल्ट दे रहे हैं, आज से नहीं दे रहे हैं, लगातार 7 साल से दे रहे हैं। और आप कभी भी आइए, यहाँ पर आके आप देख सकते हो, यहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हो, यहाँ के जो हमारे विद्यार्थी है, पुराने विद्यार्थी, उनसे आप जानकारी ले सकते हो। और आप लक्ष्य क्लासेज में आओगे तो आप पूरी डिटेल आपको बताएंगे। हमसे जुड़िए। तो बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। टॉपिक क्या था आपका? टॉपिक था आपका कवुतनांक में उन्नयन। कवुतनांक की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी कंप्लीट। उसके बाद में कवुतनांक उन्नयन के बारे में मैंने बता दिया था कि कवुतनांक उन्नयन क्या होता है कि जब शुद्ध विलायक में वाष्पशील ठोस विलय मिलाते हैं तो विलयन के अंदर जो विलायक होता है भैया, उस विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। और वाष्प दाब कम होगा तो आसानी से वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो पाएगा। तो विलयन में जो विलायक है उसका कवुतनांक शुद्ध विलायक की तुलना में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिससे बेटा कवुतनांक में वृद्धि हुई और विलयन का कवुतनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ गया, उसको ही बेटा कवुतनांक में उन्नयन कहा जाता है। और इसका उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया था। कवुतनांक में उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। ये पूरी बातें आपसे हो गई थी। तनु विलयनों के लिए कवुतनांक में उन्नयन मोलल सांद्रता के समानुपाती होती है। फाइनली आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया था, M2 बराबर KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TB। और W1 यहाँ पर किस में है? ग्राम में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब KB क्या होता है। KB जिसको मैं बोल रहा था मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक KB के बारे में बात कर लेते हैं। KB के बारे में बात करूंगा तो बेटा एक कांस्टेंट है ये, तो KB एक कांस्टेंट है तो इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको फॉर्मूला कि फॉर्मूला आया था डेल्टा TB बराबर KB इंटू N2 अपॉन W1 kg ग्राम में। मतलब मोललता, और मोललता क्या होगी? विलय के मोल बटेवा विलायक का भार। अगर मैं आपको इसे बोल दूं कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के 1 मोल उपस्थित हो, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल उपस्थित हो? 1 मोल उपस्थित हो। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के 1 मोल उपस्थित हो तो बेटा हो तो कवुतनांक में उन्नयन को ही क्या कहा जाता है? कवुतनांक में उन्नयन को ही क्या कहते हैं? कवुतनांक में उन्नयन को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। कैसे सर? अगर ये विलय के मोल कितने बोल रहा हूं? N2 बोल रहा हूं N1, और विलायक का भार W1 कितना बोल रहा हूं? W1 बोल रहा हूं भैया जी 1 किलोग्राम। ये W1 है आपके 1 kg। तो बेटा क्या आ जाएगा कि सर KB तो निकालना है आपको, तो डेल्टा TB बराबर सर KB इंटू 1/1। तो आपके पास में क्या आ गया सर? डेल्टा TB बराबर KB आ गया। मतलब सही लिखा मैंने जो भी लिखा कि 1 किलोग्राम विलायक में अगर विलय के 1 मोल उपस्थित है तो कवुतनांक में उन्नयन को क्या कहा जाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। KB का मात्रक,
केबी का मात्रक बताता हूं मैं आपको। केबी का मात्रक क्या हो जाएगा सर, केबी बराबर मतलब केबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी बराबर हो जाएगा सर डेल्टा टीबी, और इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा मैं, मोललता, बिल्कुल सर लिख सकते हो मोललता। तो केबी का मात्रक क्या हो जाएगा सर, ताप होता है, ताप का मात्रक केल्विन, और मोललता का मात्रक होता है सर मोल बटेवा केजी। तो बेटा केबी का क्या मात्रक हुआ, जो केबी का मात्रक हुआ वो केबी का मात्रक क्या हुआ, केबी का मात्रक आपका हो गया, केबी का मात्रक क्या हुआ कि सर केल्विन इंटू, ये ऊपर चल जाएगा बेटा, बिल्कुल केल्विन इंटू किग्रा मोल इनवर्स। केबी का मात्रक क्या हुआ, केल्विन इंटू किग्रा मोल इनवर्स। आगे बताना चाहता हूं बेटा, जो केबी का मान है, केबी का मान है वो विलायक की, केबी का मान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। केबी का मान विलायक की प्रकृति पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। भिन्न भिन्न विलायकों के लिए, भिन्न भिन्न विलायकों के लिए, भिन्न भिन्न विलायकों के लिए, भिन्न भिन्न विलायकों के लिए केबी का मान, केबी का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न विलायकों के लिए केबी का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यह आपको समझाया गया बेटा, तो एक बार पूरा ध्यान से देख सकते हो आप। इस प्रकार मैंने इस टॉपिक को खींचा है बेटा। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक होता है, क्वथनांक उन्नयन बताया। फिर मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए, डेल्टा टीबी बराबर टीबी नोड माइनस टीबी नोड। फिर मैंने आपको डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता, मोलल उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू विलय के मोल बटेवा विलय का बार ग्राम किलोग्राम में। यहाँ पर विलय के मोल को N2 बोला, W1, फिर इसको क्या बोला मैंने, N2 को W2 अपॉन M2 इंटू W1 को ग्राम में रखा, मल्टीप्लाई 1000। ये डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आ गया, M2 बराबर केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टीबी आ गया। फिर केबी के बारे में बताया कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के 1 मोल उपस्थित हो, क्वथनांक में उन्नयन को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। केबी का जो मात्रक है वो केल्विन इंटू किग्रा मोल इनवर्स होता है, और केबी का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, और भिन्न भिन्न विलायकों के लिए केबी का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब एक फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं कि अगर 18 ग्राम ग्लूकोज को एक सॉसपैन में, इधर देखो बेटा, एक सॉसपैन में 18 ग्राम, एक सॉसपैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को, एक सॉसपैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को क्या किया जाए बेटा, एक सॉसपैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाया जाए। एक सॉसपैन में किसको मिलाया जाए, 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाया जाए। एक सॉसपैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाया जाए। थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा अपने को, क्वेश्चन को, कि एक सॉसपैन है, एक सॉसपैन है, और सॉसपैन में क्या किया जा रहा है, आपका जो सॉसपैन है उसमें कुछ ऐसा किया जा रहा है। सॉसपैन है, एक सॉसपैन, मतलब सॉसपैन का मतलब होता है पात्र। एक सॉसपैन में क्या किया जा रहा है बेटा, 18 ग्राम ग्लूकोज को, अच्छा एक सॉसपैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, 1 किलोग्राम जल में घोला गया। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक सॉसपैन मतलब एक पात्र में 18 ग्राम, एक सॉसपैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया 1.013 बार, 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर, यह जल किस ताप पर, यह जल किस ताप पर उबलेगा। यदि आपको केबी का मान कितना दे दिया गया, 0.52 केल्विन इंटू किग्रा मोल इनवर्स, ये दे दिया। मतलब आपको ये पूछ रहा है वो कि एक पात्र है जिसमें ग्लूकोज का भार दे दिया और जल का भार दे दिया, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलने पर कितने ताप पर उबलेगा। मतलब आपको क्या क्या दे दिया बेटा, वो W2 दे दिया, कितना 18 ग्राम क्योंकि ग्लूकोज का भार दे दिया। W1 कितना दे दिया, W1 दे दिया आपको 1 किलोग्राम, मतलब बेटा 1000 ग्राम, दोनों ग्राम में ले सकते हो, 1000 ग्राम। और आपको क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि आपसे टीबी पूछ रहा है भैया,
टीबी मतलब विलयन का क्वथनांक, कि ग्लूकोज को जल में मिलाने पर कितना क्वथनांक होगा, विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है वो आपसे। तो आप बता ही सकते हो कैसे कि सर फॉर्मूला तो हम भी जानते हैं, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नोट बी, टी नोट बी। सर टी नोट बी मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और शुद्ध जल का क्वथनांक तो जानते हैं सर हम भी। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक, वो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक टी नोट बी कितना होता है, टी नोट बी होता है 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन होता है। लेकिन फिर भी टीबी नहीं निकलेगा क्योंकि सर हमारे पास डेल्टा टीबी नहीं है। तो डेल्टा टीबी निकालो ना भाई। डेल्टा टीबी बराबर कैसे निकालोगे कि सर W2 अपॉन M2 इंटू W इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 1000, नीचे की तरफ W1 इसमें ले लो ग्राम में। तो सर डेल्टा टीबी बराबर W2 कितना है सर 18 ग्राम। ग्लूकोज का M2, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो आप, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का C6H12O6। सर ये 12 चिके 72 प्लस 12 प्लस 16 चिके 96, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना आ जाएगा सर 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल आ गया। बिल्कुल सर अब तो निकाल देंगे कैसे, डेल्टा टीबी बराबर W2 इंटू 180 इंटू M1 कितना है बेटा 1 किलोग्राम, मतलब सर 1000 ग्राम इंटू सर 1000, ये 1000 से 1000 कट गया और सर हमारे पास आ गया 1/10। तो डेल्टा टीबी कितना आया सर 1/10 का मतलब सर 0 पॉइंट, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देख लेना बेटा कहीं गलती तो नहीं हो रही। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, तो डेल्टा टीबी बराबर टी नोट बी, बिल्कुल मान बिल्कुल सही, 1 किलोग्राम जल में घोला गया 18 ग्राम ग्लूकोज को। तो मैंने 18 रख दिया, M2 180 रख दिया, 1 किलोग्राम जल की जगह 1000 रख दिया, 1000 से 1000 काट दिया और मेरे पास कितना आया 1/1 कितना आया 1/, मेरे पास आ गया 10। 1/, कितना है बेटा 1/10 आ गया। लेकिन बेटा गलती हुई है अपने से, गलती कहाँ हुई है थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि गलती कहाँ हुई है वो मैं भी चक गया और आप भी ध्यान से देखना बेटा। डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी, केबी को भूल गए बेटा, केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम में इंटू 1000, ये है फॉर्मूला। तो डेल्टा टीबी बराबर 0.52 इंटू सर W2 का मान है सर 18/180 इंटू 1000, अब बिल्कुल सही है, और इंटू 1000, 1000 से 1000 कट गए और ये आ गया आपके पास 1/10। तो अब आपके पास में कितना आया सर डेल्टा टीबी बराबर, अब आपके पास में जाएगा 0.052 केल्विन। तो डेल्टा टीबी आ जाएगा, क्योंकि बेटा नीचे 10 है ना तो एक के बाद में और पॉइंट लगा दिया, तो डेल्टा टीबी बराबर आ गया 0.52 केल्विन। तो डेल्टा टीबी बराबर आपका क्या होता है सर टीबी माइनस टी नोट बी, बिल्कुल सर। अब आप निकाल सकते हो कैसे, बिल्कुल अब आपको तो क्या चाहिए भैया विलयन का क्वथनांक चाहिए, तो क्या करोगे आप सर टीबी को ही तो निकालना है। तो टीबी कैसे निकलेगा कि पहले कितना था टी नोट बी माइनस अंतर, वही तो निकालना है टीबी। तो टीबी कैसे निकालोगे आप कि सर डेल्टा टीबी प्लस क्या कर दो टी नोट बी कर दो। तो टीबी कितना आएगा सर डेल्टा टीबी आया आपके पास में 0.052 और ये आया 373.15 केल्विन। तो आपके पास में टीबी कितना जाएगा, टीबी का मान कितना जाएगा आपके पास में, टीबी का मान आएगा वो 373.202, कितना जाएगा 373.202 केल्विन आ जाएगा। अर्थात ग्लूकोज मिलाने पर जल कितने ताप पर उबलेगा, जल अब 373.202 केल्विन ताप पर उबलता है, केल्विन ताप पर उबलता है। बताओ आया नहीं आया समझ में, बिल्कुल सर पूरा का पूरा वीडियो आपका समझ में आ रहा है। मैंने आपको न्यूमेरिकल करना भी सिखा रहा हूँ। एक सॉसपैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, ये कितने ताप पर उबलेगा, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। पहले डेरिवेशन ले ली, फिर ये फॉर्मूला लगाया, तो इसमें मेरे पास ये था ये नहीं था, तो इसको निकाल लिया और इसको निकाल कर दोनों को ऐड कर दिया, तो टीबी आपके पास आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना बेटा, जो आज का लास्ट न्यूमेरिकल होने वाला है, क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है आपको 353.23 केल्विन। बेंजीन का क्वथनांक कितना दे रखा है, बेंजीन का जो क्वथनांक है, बेंजीन का क्वथनांक कितना दे रखा है बेटा 353.23 केल्विन। बेंजीन का क्वथनांक है 353.23
केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील 1.80 ग्राम अवाष्पशील ठोस विलेय को कितने ग्राम में? 90 ग्राम बेंजीन में। कितने ग्राम में बेटा? 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर प्राप्त विलयन का जो क्वथनांक है, प्राप्त विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाता है? 354.11 केल्विन हो जाता है। 354.11 केल्विन कितना हो जाता है? 354.11 केल्विन हो जाता है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि केबी का मान मतलब विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए और केबी का मान मैं दे दूंगा। केबी का मान दे दिया उसने 2.53 केल्विन इंटू किग्रा मोल इनवर्स दे दिया। अब आप ही बताओ बेटा, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है, तो क्या दे दिया उसने? टी नोट बी दे दिया। कितना? 353.23 केल्विन। हाँ भैया बिल्कुल सही बात बोली, 353.23 केल्विन दे दिया। विलयन का क्वथनांक कितना दे दिया? टीबी। सर टीबी दे दिया कितना? 354.11 केल्विन। 354.11 केल्विन दे दिया। और क्या दे दिया उसने भाई साहब? और उसने क्या दिया आपको? केबी का मान दे रखा है और आपको दे दिया W2 दे दिया। कितना? सर 1.80 ग्राम। और आपको क्या दे दिया? W1 भी दे दिया। कितना? 90 ग्राम। और आपसे क्या पूछ रहा है वो बेटा? आपसे M2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? वो M2 पूछ रहा है। अब आप ही एक चीज बता दो बेटा, क्या आपके पास मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला आता है, कौन सा? कि M2 बराबर डेल्टा टीबी। बिल्कुल नहीं सॉरी, M2 बराबर आपके पास में ये फॉर्मूला आएगा KB इंटू W2 बिल्कुल इंटू डेल्टा टीबी इंटू W1 ग्राम में मल्टीप्लाई बाई 1000। मतलब आपको क्या चाहिए भैया? आपको M2 चाहिए। आपको क्या चाहिए? M2 चाहिए। और सॉरी M2 चाहिए तो उसके लिए डेल्टा टीबी चाहिए, और डेल्टा टीबी आप निकाल सकते हो क्योंकि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? टीबी माइनस टी नोट बी। डेल्टा टीबी बराबर टीबी कितना है सर? 354.11 केल्विन। 354.11 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन, तो कितना आ गया सर? ये 0.88 केल्विन आ गया। अब तो निकाल ही सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे बेटा? कि सर M2 बराबर आपका जो W1 है, W1 के भी कितना है सर? 2.53 इंटू 1.80 ये बिल्कुल सर। और आपका क्या है? मल्टीप्लाई में 1000 है। W1 कितना है सर? 90 इंटू आपका डेल्टा टीबी कितना है? 0.88 आया। बिल्कुल ये आया सर। तो M2 की गणना अब आप यहां से आगे से कर लेना, या नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। यहां से इस प्रकार आप किसकी गणना कर सकते हो? M2 की गणना कर सकते हो। इसको आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M2 आप यहां से निकाल सकते हो, या आपका होमवर्क है। तो बेटा आज का जो टॉपिक रहा था वो क्वथनांक में उन्नयन रहा था, और उम्मीद करता हूं जो क्वथनांक में उन्नयन है वो आपको पूरा समझ में आया होगा। क्वथनांक में उन्नयन बिल्कुल समझ में आया होगा। और एक बार आराम से इस वीडियो को देखना। और बेटा मैं तो यही कहता हूं कि आप क्या करना बेटा? आप स्माइल करते रहना, आप स्माइल करते रहना, स्माइल करते रहना। आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, हमेशा खुश रहे। लक्ष्य क्लासेज आपकी तरफ से आपके लिए बहुत मेहनत करने जा रही है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मैं आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक लाऊंगा जिसमें आपको पढ़ाऊंगा हिमांक में अवनमन। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? हिमांक में अवनमन। ये वीडियो कल आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।